नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। रोज की तरह मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और रोज की तरह मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं अश्वतन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, और रोज की तरह लेट पहुंचने वाले हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी। क्लास में लेट, आज इन पर फाइन लगेगा, लेकिन कहानियां बहुत है हमारे पास आपको बताने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नादिया नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि घना कोहरा है। इस कारण उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका है, और अभी भी कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज उनको बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत करनी है। 3200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत वो वहां पर करने वाले हैं। उनका वहां बड़ी आतुरता से इंतजार हो रहा है। आप रैली स्थल देख रहे हैं नादिया में, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और खबर हमें ये मिली थी कि अभी भी एसपीजी जो है वो अब तलाश रही है कोई जरिया कि कैसे वहां जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं कि इतना सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है कि हवाई मार्ग से ही वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन कोलकाता से नदियां मुझे मालूम नहीं, दूर भी होगा बाय रोड, मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जो है मूव करेंगे। तो ये अभी ये चैलेंज बना हुआ है। लेकिन खबर ये है कि देखा जा रहा है कि मौका जरा भी मिले तो हेलीकॉप्टर उड़े और प्रधानमंत्री इस रैली स्थल पर पहुंचे। इसी से जुड़ी हुई बात आपको बता देता हूं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, वो भी पश्चिम बंगाल में हैं, और सिलीगुड़ी में उन्होंने युवा सम्मेलन को संबोधित किया है, और यहां पर उनका एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया। मोहन भागवत ने कहा है कि आज जो लोग स्वयं को हिंदू नहीं मानते, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। फिर आगे वो कहते हैं कि पूजा पद्धति, खान पान ये अलग हो सकता है, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं, एक संस्कृति का हिस्सा हैं। जिसके हृदय में भारत भक्ति नहीं, वो हिंदू नहीं हो सकता। भागवत ने कहा कि सभी प्रकार की विविधताओं का सम्मान करने वाली विशिष्ट परंपरा ही हमारी हिंदू संस्कृति है। अब इस पूरी खबर में क्या फोकस है? फोकस है पश्चिम बंगाल, क्योंकि अगली चुनावी चुनौती आप बीजेपी के लिए और जुड़ी हुई आरएसएस के लिए पश्चिम बंगाल है। और हमेशा हम ये बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ फ्रंटियर हैं पूरे देश के अंदर जो उनको फतेह करने हैं। उसमें से एक पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है, कि ये सोच में है ये आरएसएस और बीजेपी की पश्चिम बंगाल में किसी तरीके से हमारी विचारधारा गहरी पहुंचनी चाहिए और चुनावी जीत भी होनी चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल को जिस दिशा में मोड़ना चाहती है बीजेपी आरएसएस, वहां उसको ले जाया जा सके। तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा तो ही, मोहन भागवत जी का तो मुझे लगता है प्रवास होगा, क्योंकि वो जहां जाते हैं वो एक दिन के लिए नहीं जाते हैं। समिति निश्चित रूप से। और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का दौरा बना तो कुछ चुनाव को देखते हुए ध्यान में रख के नहीं बनाया गया होगा। साल भर का प्रवास उनका बनता है, जैसे अभी जैसे अभी नहीं ऐसा ही है। और अभी अगर मोहन जी कलकत्ता में है, बंगाल में है, तो दत्तात्रेय होसबले जी इस समय गुजरात के दौरे पर है। गुजरात में चुनाव नहीं, दत्ता जी वहां दौरा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी आज दौरा था, लेकिन अभी वो घने कोहरे के कारण नहीं हो पाया है। मोहन भागवत जी वहां गए तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी के संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होने वाली, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक के साथ वो बैठक करेंगे, संघ का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। और निश्चित रूप से इस बात में जब चर्चा होगी तो ये बात भी निकलेगी कि भाई बंगाल चुनाव के लिए किस तरीके से भाजपा और संघ के संगठन आपस में मिलकर इस चुनाव को कैसे लड़ा जा सकता है, क्या जमीनी स्तर पर तैयारियां करना है, इस बात में भी चर्चा जरूर होगी। बंगाल पिछले कई दिनों से इसलिए न्यूज में है कि वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, हमने कल भी उस पर काफी चर्चा की थी। दूसरा, ममता बनर्जी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, इतनी जुझारू हैं, वोकल हैं। जब वो हमले बोलती हैं तो मतलब फिर वो देखती नहीं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, अमित शाह पर सीधा हमला उनका रहता है हमेशा। संघ का नाम लेते तो मैंने उनको ज्यादा नहीं सुना है। लेकिन ये बात जरूर है, कितने ही चुनाव आपने पिछले 11-12 साल में देखे होंगे जब से प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो उसमें भी कभी ऐसे मौके कम आते हैं जब बिल्कुल आमने सामने, मतलब 1 to 1, पर्सन टू पर्सन टक्कर हो रही हो। बंगाल वो मौका होता है, और हमेशा यहां प्रधानमंत्री मोदी और सामने से ममता बनर्जी, ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसके उदाहरण देश के और चुनावी प्रतिद्वंदताओं में कम देखने को मिलते हैं। और ये टक्कर अभी तक इसमें ममता बनर्जी भारी पड़ती आई हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी, वैसे हर चुनाव वो जीने मरने के तौर पर लड़ती है, लेकिन ये चुनाव तो वाकई उसके लिए ऐसा है। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि हर वक्त भारी नहीं पड़ती, हर बार सरकार बना लेती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको थोड़ा समझिए। भारी तो वो हैं ही, वहां अगर मुख्यमंत्री हैं तो भारी हैं, लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव जिसको कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आ गया था टीएमसी के, 18 और 22 थे, यानी 22 तृणमूल कांग्रेस थी तो 18 भारतीय जनता पार्टी थी 19 में। इसीलिए मैं बता रहा हूं। फिर ये जो 21 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंच गई।
अब चूंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस साफ हो गए तो ममता बनर्जी भी प्रचंड जनादेश के साथ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया है। ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जो सत्ता में होता है उसको वर्टिकल स्प्लिट नहीं अच्छा लगता। उसको अच्छा लगता है ठीक एक मुख्य विपक्षी हो जो उससे बहुत दूर हो और छोटी छोटी पार्टियां हो जो उसको डैमेज कर रही, कई कॉर्नर ये ममता बनर्जी को सुहाता। अब मुश्किल क्या है कि इस बार जब ये क्लियर दिखने लगा, पिछली बार वो क्लैरिटी नहीं थी, इस बार क्लियर दिखने लगा, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल जैसी जगह पर जब जय श्री राम के नारे लगने लगे, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के नेता वो स्क्रीन पर दिखाने लगे, तो इसका मतलब बदलाव बड़ा है। अब ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, जो बाबरी मस्जिद कही जा रही है, हालांकि ईश्वर चाहेगा तो बन नहीं पाएगी, भले उस पर बड़ा भी उत्साह दिख रहा है, वो बननी चाहिए भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को रोकना चाहिए था, ममता जी को रोकना चाहिए था। लेकिन ममता जी को पता है कि जब तक हम उस लेवल पर अब नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला नहीं होने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब जो अभी तक वो सोचती थी कि उस तरह से नहीं, अगर इस बार एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया तो इस बार वो तो है, वो तो क्लियर है, ये बीजेपी बनाम टीएमसी ही है। लेकिन अगर उस वर्टिकल स्प्लिट में ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, इन्होंने मुसलमानों को थोड़ा भी लुभाने में कामयाबी हासिल कर ली तो संकट होगा, इसीलिए क्रिएट किया गया। ये तो समझिए बाबरी वाला विवाद, बाबरी वाला, मैं इसको इसीलिए वहां से ले आ रहा हूं कि तब तक उनको लगता था चलो ठीक है, लेकिन अब उनको लगता है कि अगर ये नहीं होगा, इसीलिए ये क्रिएट किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अब चूंकि मौसम है तो मौसम तो किसी को भी रोक रहा है आजकल, लेकिन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे आज टोन टेनोर सेट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई कैसे होने वाली। लेकिन मैं बहुत इसको कड़ी लड़ाई देखता हूं। ममता जी को अपदस्थ करना बहुत नाको चने चबाना है बीजेपी के लिए, क्योंकि जितनी तरह की वो फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते हैं ना, 21 लगभग स्कीम्स हैं जो ममता जी चलाती हैं। अब ऐसा ना करिए त्रिपाठी जी, फिर सब जगह की गिनानी पड़ेंगी। हाँ, अभी बिहार की बतानी पड़ेंगी। बिहार में तो चुनाव होता है तब करते हैं पार्टी बीजेपी, वो लगातार चला रही है ममता जी। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव को ध्यान में करके कर रही है। लेकिन एक तो बात है, ये जो जैसे यहाँ बंगाली बनाम बाहरी हुआ, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है। ये नहीं, ये तंज था आप पे, आप समझ नहीं पाए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो प्रोफेसर साहब भी आगे जरा दंड लगेगा कि ये बाहरी घरेलू मतलब बंगाली बनाम बाहरी बिहार में करने की कोशिश की, बिहारी बनाम गुजराती, यूपी में भी ऐसा प्रयास होता है, ये बाकी जगह नहीं चलता, लेकिन ममता जी इसको कामयाबी से बंगाल में चला लेती हैं। क्यों सर? फर्क है ना, ये ममता जी का इशू नहीं है, इशू है बंगाल के लोगों का। वो एक कल्चरली अपने आप को अलग तरीके से देखते हैं, और बंगाल जो है सब नेशनलिज्म का, स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिज्म का स्टेट है, तमिलनाडु जैसा। और इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों के लिए मुश्किल होता है। जब सब नेशनलिज्म का इशू बड़ा हो तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ना मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल के अलग तरीके से इश्यूज पर चढ़ते हैं, जबकि वो उसको आइडेंटिटी के तौर पर लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टालिन हो या यहाँ पर ममता जी हो, और ममता जी ने तो बड़ी मजबूत अपनी छवि बना ली है बंगाली लीडर के तौर पर, तो वहाँ उस इशू पर चल रहे हैं। दूसरा, बंगाल में ममता जी के पास जो अभी बात हुई कि योजनाएँ हैं, महिलाएँ हैं, वो तो साथ है ही, एक जो बड़ा वोट बैंक है वो है भद्रलोक का। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी वो उस तरह से नहीं टूट पाया जिसकी जरूरत उनको लगती है। अभी एक चीज हुई है, लेकिन मैं ओवरऑल भद्रलोक वाली बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि बीजेपी क्लेम करती है कि हमने उसमें अब सेंध लगा हाँ, मैं ये कह रहा हूं उस तरह की नहीं हुई पाई। ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कोलकाता एंड अराउंड लाखों वोट कटे। क्यों, अगर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। और इसको ये बहुत बड़ा इशू है। तो बीजेपी ये कह रही है कि जितना फर्जी वोट या डेड वोट या इनवैलिड वोट अब तक पड़ता रहा ममता बनर्जी के बिल्कुल गढ़ में, वो इस बार नहीं होगा। तो ममता बनर्जी के लिए पर्सनली बहुत बड़ी ये चुनौती इस चुनाव में होने वाली है। प्रोफेसर साहब भी आ गए, और जब साथ में ही मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये कह रहा था कि ये बीजेपी आरएसएस के अभी तक के ना फतेह किए जा पाने वाले फ्रंटियर्स में से एक है। बंगाल क्यों चाहिए आरएसएस बीजेपी को, ये बताएं। देखिए, बंगाल इसलिए चाहिए कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर तेजी से वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, खास करके बॉर्डर एरियाज़ को यदि आप ले लें और रिपोर्ट्स को देखें, तो 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ पर या तो मुस्लिम लोगों का डोमिनेंस है या नियर मेजॉरिटी है, और वो 20% के वहाँ पर हैं, यानी एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं।
नतीजा इसका यह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है वो कल्चरल डिस्कोर्स को भी सेटल करता है बंगाल के अंदर, और वो धीरे धीरे यदि ये डेमोग्राफी बदलती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी क्या नेशनल पॉलिटिक्स में भी या कल्चरल पॉलिटिक्स का भी एजेंडा वो सेट करेगी। ये कोई आम राज्य नहीं है किसी और राज्य नहीं, मैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य मानता हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस चीज को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के सारे हिंदू पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं भद्रलोक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के समय अभी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी 8,500 वोट से लीड कर रही थी। तो ममता जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता जी लड़ रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने तो हराया भी था, यानी कि वो जो लगता था कि ऐसे बाई फ्लूक हो गया है वो बाई फ्लूक नहीं है, वाकई भद्रलोक का कोई अनब्लॉक एंटिटी नहीं है ऐसी नहीं जो ममता के साथ मुझे नहीं लगता। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ये अगली जो विवाद आपको बताऊंगा तो मुझे ये ख्याल आया कि अखिलेश जी पे राहुल जी का असर है कि राहुल जी पे अखिलेश जी का असर है, ये आप बताइएगा खबर सुनने दोनों के एक बाद। दूसरे को प्रभावित करते क्योंकि हैं। बात ही ऐसी कुछ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक तौर पर मुलाकात की। पीएमओ में गए होंगे या घर पे गए होंगे। अब इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए जाहिर है शुभकामनाएं दी, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की उनके प्रयासों की सराहना की। ये फोटो प्रधानमंत्री की तरफ से कल पोस्ट की गई। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि नितिन नबीन का प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के भविष्य की योजनाओं और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में बहुमूल्य साबित होगा। इस मुलाकात से पहले नितिन नबीन ने दिल्ली के मुख्यालय में पार्टी के बड़े सारे सीनियर महासचिवों के साथ संगठन की आगे की रणनीति पर मंथन भी किया। आज नितिन नबीन पुडुचेरी के दौरे पर निकल गए हैं, तो इनका जो पहला दौरा हो रहा है बतौर कार्यकारी अध्यक्ष ही कहिए, वो दक्षिण का दौरा हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आ रहा था अखिलेश जी पे। अखिलेश यादव ने नितिन नबीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने और पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान दिए जाने पर सवाल उठा दिए। और पीडीए जाति तो इसमें आनी थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपीए का अध्यक्ष बनाकर पीडीए समाज का अपमान किया है। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। सोशल मीडिया पोस्ट करके पूछा कि 5 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, विधायक बड़ा होता है कि सांसद बड़ा होता है, राज्य बड़ा होता है कि केंद्र बड़ा होता है, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा है कि केंद्र सरकार का। फिर सवाल कि 5 बार के विधायक को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष बनाती है। और अखिलेश ने नितिन नबीन और पंकज चौधरी को लेकर जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा उसका तर्क यह है कि इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप ही बताओ, 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा के सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा के केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। सीधी बात यह है, पंकज चौधरी ओबीसी हैं लेकिन सीनियर हैं, उम्र में भी, राजनीतिक अनुभव में भी, केंद्र से आते हैं, 7 बार के सांसद हैं। उनको ये कह रहे हैं कि पीडीए वाले को तो, ओबीसी को तो दिया छोटा पद दिया राज्य का अध्यक्ष, और राज्य का जो मंत्री था और वो सवर्ण वर्ग के हैं नितिन नबीन, उनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बीजेपी में एक्चुअली थोड़ी चुटकी लेने के लिए या थोड़ा मसाला प्रधानमंत्री मोदी भी एक लाइन बोलने की इच्छा कर प्रधानमंत्री तो ओबीसी वर्ग के प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, वो क्यों बताएंगे? एक लाइन बोलने की इच्छा कर रही है। हाँ, सर। कम से कम 3 दशक से काम करने वाले बड़े से बड़े वरिष्ठ लोग जो हैं वो सांसद नहीं बने हैं, लेकिन उनकी पत्नी बन जाती है, तब ये सवाल नहीं होता है कि मेरे घर का पूरा जो है वो सत्ता जो है अपने बाप, बेटा, चचा, भतीजा सब में रख लेते हैं, तब आप बेशर्मी से नहीं बोलते हैं। कह रहे वो तो कहेंगे हम सब पीडीए हैं ना, कहेंगे हम सब पीडीए हैं। नहीं, इससे ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना घृणित बात है, इसको कहा जाता है, इसकी बहुत कठोर निंदा करनी चाहिए है कि इस व्यक्ति के पास थोड़ी समझ यदि थोड़ी सी भी होती और बेशर्मी नहीं होती तो इस प्रकार के, मैं पर्सनल ही कमेंट कर रहा हूं। उनकी जो राजनीति है वो शुद्ध जाति आधारित है।
अब वो उसके बाहर कुछ ये इसको जातीय कहीं तंज या कमेंट करने के लिए भी उसके बाहर नहीं वो कुछ सौरभ, वो जातीय उनकी तक मत देखिए, वो हिंदू समाज को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं। उनकी ये मुश्किल बहुत बड़ी हो गई है, और बड़ी इसलिए हो गई कि पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, और जो कह रहे थे तो ठीक बात है, 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, और पंकज चौधरी कोई सांसद सीधे किसी ने टपका नहीं दिया, पार्षद से आए हैं, मतलब उनको आप समझिए नीचे से उठकर आए हैं। अब ये सब चर्चा जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कहानी है कुर्सी की, कुर्सी पे बैठ के चाचा शिवपाल सिंह यादव इसको सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, उनको लग रहा हो हमारा भतीजा क्या कह रहा है, मैं तो कब से विधानसभा में, कब से सदन में, मुझे तो कोई उस तरह से नहीं जिम्मेदारी मिल पाई। और अखिलेश मतलब वो परिवार के बाहर छोड़ी, परिवार में भी डिंपल जी हो गई, वो तो एक अलग बात है कि वो अलग तरीके से हो गई। उनका कहते हैं कि निर्विरोध हुई थी तो क्या क्या कहानियां चलती हैं इटावा सैफई में कि कैसे कैसे नामांकन रोक दिया गया, वो भी बड़ी कहानियां हैं। तो अब यहां इसको, लेकिन मूल बात क्या है, क्या इससे कोई एक वर्ग है जो मतलब ये जो 7 बार 5 बार पीडीए, इससे कोई अपील करता है? खत्म हो गई। शुरू में लगा था कि थोड़ा वो ट्रैक्शन मिल रहा है, और कई बार कहा जाता है कि राजनीति में आपको रणनीति समय समय पर बदलनी पड़ती है। आप एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, एक ही तर्क बार बार देंगे तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे ही, कोई न कोई काट लाएगा। हो गया लोकसभा चुनाव भाई, अब आपको आगे आना पड़ेगा। इसमें एक बात और हो सकती है, हो सकता है अखिलेश जी को किसी भाजपाई ने कहा हो ये सीनियर जूनियर वाली बात, ये सर मुमकिन है कि नहीं है? भाई ये भी तो मिलजुल सब जगह से है भाई, तो सब कह रहे हैं 45 साल का अध्यक्ष मिला तो हर कोई हैरान था, नहीं सर, हैरान था तो कोई पार्टी में निराश भी होगा, नहीं, वो उसी निराशा को हवा दे रहे हैं। देखिए ये तो होगा ही ना, भारतीय जनता पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी को अध्यक्ष बनाएगी, तो वहां की पार्टियां उसमें कमी ढूंढेगी ना। भारतीय जनता पार्टी भी तो ये करती है, भारतीय जनता पार्टी भी जब देखती है किसको बनाया है, जब रेवंत रेड्डी को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने यह मामला उठाया, हिमाचल में सुक्कू को बनाया तो बोले प्रतिभा के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि देखिए राजेश पायलट के बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा व्यवहार कर रही है, एक गुर्जर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो विपक्षी दल तो उसको राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश करेंगे, और अखिलेश यादव तो उस बात को बता रहे हैं कि भाई आपने प्रदेश के अंदर तो कुर्मी ओबीसी नेता दे दिया, वो ये बता रहे हैं, आप अपर कास्ट के लेके गए, वो बेसिकली जाति का मामला दिखा रहे हैं, वो अपनी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बता रहे हैं। भाजपा को अध्यक्ष भी मिला तो सवाल का सवर्ण लिया है, और प्रदेश में उन्होंने ओबीसी कुर्मी भेजा है, तो देखिए वो किस तरीके से सवर्ण की राजनीति करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी को संदेश देने की कोशिश। हालांकि दोनों बातें जुड़ती नहीं है, बीजेपी का अध्यक्ष अगर ओबीसी है तो फिर वो बीजेपी के लिए जरूरी था तो वहां उसको बनाया है। सर देखिए, एक तो पॉलिटिकल कमेंट के तौर पे देखना चाहिए अखिलेश यादव की, उसकी कोई इतनी बड़ी मीमांसा की जरूरत नहीं, वो अपने एक पॉलिटिकल, और उनके लिए तो जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो पीडीए के लिए ही बनाया है, अखिलेश जी के लिए बनाया पंकज चौधरी को। यदि आप इसको भी बंद नहीं चाहते बात करना तो ठीक है, मतलब हम लोग तो पंकज चौधरी को तो भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के जवाब में बनाया, और इससे उनके लिए भी परेशानी है कि भाई एक ओबीसी आ गया, यदि वहां पर कुछ अपर कास्ट आ जाता तो अखिलेश जी फिर दूसरी बात करते। और ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना। अभी तक गांधी परिवार की कांग्रेस थी, खरगे जी आ गए तो आपने कहा कि वो तो दलित आ गए नहीं, बूढ़े आ गए, और 85 साल के आ गए, प्रियंका जी आ जाए, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का चलता रहता है। और जितनी बात हम सब कर रहे हैं, क्या ये सब जवाब अखिलेश यादव के लिए है या भारतीय जनता पार्टी का? इसमें क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि कोई बीजेपी से कहीं क्लू मिला, और उसमें भी कोई बात नहीं है। नहीं, क्लू क्या, मतलब ऐसा जनरल होता ही है कि कोई अध्यक्ष नया बन रहा है 45 साल का, तो बहुत सारे लोग हैं, और अभी जब बहुत सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो उनकी भी बात सुनिएगा आप। अच्छा, देखते हैं वो तो जब होगा। सर एक बात जरा वोटों की कर लें। एसआईआर चल रहा है और यूपी में तो खासतौर पर बड़ी गहमा गहमी है, अभी अवधि बढ़ाई भी गई थी उसकी। अखिलेश यादव ने एसआईआर और फॉर्म 6 मतलब नया वोटर, क्यों सर नया वोटर फॉर्म 6 से बनता है ना, नए वोटर बनाए जाने को लेकर यूपी सरकार और चुनाव आयोग पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। इसकी बात जरूरी है करना। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी के चुनाव में चुनाव आयोग अगले 2 महीनों में फॉर्म 6 के जरिए 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने जा रहा है। बीजेपी यह दबाव बना रही है चुनाव आयोग के ऊपर। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से चल रही है, जिसमें लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात की जा रही है, तो फिर अलग से फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़ने का औचित्य क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है कि सत्ता पक्ष के समर्थकों के नाम आसानी से इसमें जोड़े जा सकें, और उन्होंने इस पर अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की है। प्रति विधानसभा 84,000
तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर लिए हैं तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी, ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है इन लोगों के ऊपर? अच्छा देखिए, यूपी के अंदर ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ? यूपी के अंदर पहले योगी जी ने बोला कि 4 करोड़ वोटर का नाम कट रहा है। अपने बीएलएस से कहा, कार्यकर्ताओं से कहा, जाओ भाई मोहल्ला मोहल्ला घूमो, बूथ बूथ जाकर फॉर्म जुड़वाओ, तुम्हारा ही वोटर है जो ये काटा जा रहा है। उससे पहले ये डेटा आ चुका था कि 2 करोड़ 91 लाख नाम जो है वो कटेंगे, मृतक वोटर का डुप्लीकेट सब मिला के। अब ये जो ये नई थ्योरी, उसके बाद अखिलेश जी ने ये कहा, जब योगी जी ने 4 करोड़ वोटर कटने पर चिंता जताई तो योगी जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, इनका पर कॉन्स्टिट्यूंसी 84,000 वोट कट गया, अब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। ये बात अखिलेश जी ने कही। फिर उनको ये चिंता हुई कि अच्छा इनके वोट कट रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया, इनके जुड़ भी तो रहे हैं। तो वो अब उस पे आए हैं कि ये 2 करोड़ वोटर जोड़ने वाले हैं। अब ये फॉर्म 6 क्या होता है? निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जारी किया गया एक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नए वोटर का नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप वोटर नहीं हैं और आपकी उम्र 18 साल के से ऊपर की हुई है, इसी वर्ष भी हुई हो या कभी भी हुई हो, तो आप इस फॉर्म को भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आप अभी तक वोटर नहीं है। साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपना वोट ट्रांसफर भी इसी फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। अभी पीछे से बोले, मेरे कान में आवाज आई त्रिपाठी जी की, मेरे मन में एग्जैक्टली यही सवाल था, भाई ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल SIR की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपना बता दो कि हाँ, कि वोटर कटता भी है और नया वोटर जुड़ता भी है। देखिए, मैं पहले इलाहाबाद में वोटर था, प्रयागराज में, फिर नोएडा में वोटर हो गया। पिछली बार पता नहीं किस लोगों ने बदमाशी करके मेरा नाम कटवा दिया था, मैं थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं रह गया, नहीं जुड़वा पाया। अभी इस बार मेरा जो गणना प्रपत्र आया है वो आया है प्रयागराज में। अब वहां हमारे घर पे साफ साफ कह दिया गया कि भैया वो तो रहते हैं नोएडा। अब हमने BLO से बात की, कौन से? प्रयागराज वाले BLO से, चूंकि नंबर मिल जाता है तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर आप फॉर्म 6 भर दीजिए और अपना वहीं पर वोटर बनवा लीजिए। कहे ये सीधी सी प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत। तो ये तो हमारा अधिकार है ना भाई, मतलब एक मैं उदाहरण बता रहा हूं। और जो लेकिन उनका आरोप है कि दबाव डाल के बनवाए जा रहे हैं। ये तो दबाव तो आप भी डाल लीजिए। अगर दबाव डाल के है तो ये कोई कमरे में बैठ के तो प्रक्रिया हो नहीं रही। उन्होंने फर्जी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि फर्जी नए वोटर बनवाए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर फर्जी है तो आप देखिए, उसको रोकिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप चेक कराइए, ये तो कोई मुश्किल है। तो हर बूथ पे 1000-1200 लोग हैं, आप चेक कराइए उसको। आपका आदमी भी तो बैठा हुआ है। BLA तो हर पार्टी का होता है ना, BLO होता है सरकारी। अरे ये बात तो है कि अभी तक बीजेपी यूपी के SIR से परेशान दिख रही थी, अब अखिलेश जी के चेहरे पे भी थोड़ी सी चिंता दिखने लगी है। सर देखिए, फॉर्म 6 से नए वोटर बनते हैं, दूसरी जगह से आकर बनते हैं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि ऐसे ही सारा देश चल रहा होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सवाल क्यों होता है? सवाल मंशा पर होता है कि क्या, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 4 करोड़ वोटर हमको ढूंढने कहाँ गए, और फिर आपके पास एक खबर आए कि 2 करोड़ वोटर जुड़ रहे हैं। यदि पूरे देश के स्टेट्स को देखा जाए तो क्या SIR में 2 करोड़ वोटर या 1 करोड़ वोटर, 1.5 करोड़ वोटर जुड़े हैं क्या? बिहार और क्या 20-22 लाख वोटर? हाँ, तो फिर बराबर 26 लाख जुड़े थे। बराबर से स्टेट से। क्या 2 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग 18 साल के हो गए हैं क्या उत्तर प्रदेश में अचानक? तो मतलब मंशा की बात है, और वो बात ठीक है। लगभग 3.5 गुना या 3 गुना से ज्यादा आबादी है। 2 गुना की कह रही, 2 गुना क्यों? हाँ, 2 गुना, 2 गुना, ये 16 करोड़ 2 गुना है। वहाँ 7.5 करोड़ वोटर था, यहाँ पे 15 करोड़। तो इसको 50 लाख कर लीजिए। हाँ, 50 लाख कर लीजिए। 2 करोड़, मैं ये कह रहा हूँ, और अभी तो पता नहीं कि 2 करोड़ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, वो तो आएंगे जब आएंगे। और इसमें बात ठीक है कि अखिलेश जी को अगर ये पता पड़ रहा है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को और इस सबको लगा कर, लेकिन एक बड़ा जो, जैसे एक बड़े तादाद में नाम कटे तो उस पर भी सवाल खड़े हुए। कहेंगे कि ये भी प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन एक बड़े तादाद पे नाम जुड़ते हैं तो ये भी सवाल खड़ा होता है। बात ये है कि ये 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, ये डेटा उन्होंने पूछा था, ये कहां से आया डेटा? तो ये भी पूछा, ये उनसे भी पूछना चाहिए 2 करोड़ नाम जुड़ रहे हैं, आपको कैसे पता? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये नहीं पता ना कि 2 करोड़ के नाम जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। 2 करोड़ आदमी आ गया है, ये आपको कैसे मालूम पता था? और सबसे बड़ी बात है कि चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? जो जेन्युइन वोटर है वो जुड़े और जो इनजेन्युइन है उसको हटा दिया जाए। इतनी ही तो बात है। कल जाकर यदि कोई वोटर यदि जुड़ता भी है, मान लेते हैं कि ऐसे भी हो सकते हैं
कि 2-4 लाख 5 लाख ऐसे भी हों जो योग्यता रखते हों, लेकिन उन्होंने अपना पहले फॉर्म नहीं दिया हो या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं पहले से आया हो जी। और इस बार चूंकि अवेयरनेस कैंपेन इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि लोग हों, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि जो लोग यदि वहां पर अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की कोशिश करेंगे, वो आप अपना डॉक्यूमेंट भी तो सप्लाई करेंगे, उस आधार पर चेकिंग भी होगी, तो कोई ऐसे फर्जी नाम की तो कोई चीज ही नहीं बनती है। नहीं तो वो बिहार से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, वो अखिलेश जी ने वो तार पकड़ी है यूपी के लिए कि भाई ये फर्जीवाड़ा होगा इसमें। निश्चित रूप से और अखिलेश यादव को यही डर है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, और वो जिस तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पहले से इलेक्शन के पहले कि भाई 2 करोड़ फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहा कि भाई 4 करोड़ के करीब वोटर कट रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान दे। तो इस तरीके से जो समाचार चलते हैं ना, उसमें वोटर भी भ्रमित होता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता है। और अखिलेश यादव इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले वोट काटती है हमारे वोटर्स का और अपने फर्जी वोटर्स के अंदर जोड़ रही है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस मामले में हर 7वें दिन में या 30वें दिन में पत्रकार वार्ता लेके अपडेट करना चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो सुन लेते हैं। मुद्दा क्या है, देखते हैं। है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी तो वहां भी होते हैं, और ये सैम अंकल कौन है भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? कृपया करके यह बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है, तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, लेकिन यह प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। तो ये बीजेपी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी बता रहे थे कि जर्मनी के दौरे पर जब अभी राहुल गांधी गए हैं तो वो जॉर्ज सोरोस, सब नाम इतना सब आप लोग जान चुके हैं और बता देंगे आपको, लेकिन वो हर जगह चुनी हुई सरकारों को जो कि उसकी विचारधारा, जो कि लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है, उससे जो जुड़ी हुई नहीं है, उन सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का काम वो करता है। ये वो खुद घोषित तौर पर कह चुका है। और ये आरोप बीजेपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पर लगाती है कि ये सोरोस से कहीं ना कहीं इनके तार जो है मिले हुए हैं, सोरोस का एजेंडा ये भारत में लागू करते हैं या सोरोस से मिलकर के भारत की सरकार को, चुनी हुई सरकार को ये अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ये आरोप नया नहीं है, पुराना है। नया आरोप वो ये लगा रहे हैं, अगर नाम ठीक पड़ा तो कॉर्नेलिया वोल करके
कोई व्यक्ति हैं हाँ सर, हाँ उनसे मुलाकात राहुल गांधी ने की है और ये सोरोस के आदमी हैं और सैम पित्रोदा ने इनको मिलवाया और सैम पित्रोदा जो जो कह चुके हैं और एक बार तो पिछले चुनाव में कुछ बोल दिया था तो पार्टी ने इनको हटा भी दिया था इनके पद से, ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लेकिन फिर पार्टी में ले लिया। तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये इतने विवादित बयान देने वाला आदमी हर बार राहुल गांधी के साथ क्यों होता है। लेकिन पहले जरा ये सोरोस वाली बात कर ले, क्या है सर कुछ डिटेल है इसकी? कॉर्नेलिया वोल कौन है ये? सर ये फंडिंग देखते हैं सोरोस की सारी, और ये कहा जाता है कि सैम पित्रोदा के एकदम बहुत करीबी आदमी और भारत के अंदर जो भी गतिविधियां मतलब कांग्रेस करती है, जो मुद्दे उठाना है, जो करना है, इन्हीं के माध्यम से सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो सैम पित्रोदा है वो राहुल गांधी के पास भेजते हैं और राहुल गांधी उसे कांग्रेस के माध्यम से देश के अंदर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। और अब ये जगजाहिर हो गया है कि सैम पित्रोदा जो है पित्रोदा वो ब्रांड एम्बेसडर है, या आप ये कह सकती है कि भाई सोरोस के एम्बेसडर है भारत के अंदर। वो राहुल गांधी के माध्यम से सारे काम भारत के अंदर करवाते रहे और कांग्रेस अब इस बात को खुलकर भी कहती है, मतलब कांग्रेस को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, वो खुलकर वहां मिलते हैं। ओवरसीज ने जर्मनी का कार्यक्रम बनाया, लोकसभा का इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था, राहुल गांधी के लिए विपक्ष के नेता के रूप में पार्लियामेंट के मानसून शीतकालीन सत्र में रहना उचित नहीं था, लेकिन जर्मनी पर जिस तरीके से वहां पर उनको चर्चा करनी थी वो ज्यादा जरूरी था। यहां पर वो सत्ता छोड़कर जाते हैं, यही इसी मुलाकात के लिए बिल्कुल उसके लिए संसद का सत्र छोड़ा विपक्ष के नेता ने और जर्मनी जाकर मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर अपना नया एजेंडा लेकर आएंगे वो भी भारत के अंदर उसे। सर एक सेकंड, क्योंकि वो थोड़ा सा हिस्सा छूट गया ना पीछे का, तो ये जो नाम लिया जा रहा है एग्जैक्टली क्या आरोप है लगाया वो सुन लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा हम नहीं सुन पाए वो सुन लीजिए अब आप। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है। तो गौरव भाटिया जी ने एक्चुअली आप ये वाला ताज़ा आरोप तो लगाया कि जर्मनी में ये सोरोस के फंडर जैसा बता रहे हैं समीर जी, कॉर्नेलिया वोल से मिले, फिर वो पीछे का बताने लगे कि ये यूएस की लॉ मेकर हैं, इल्हान ओमर, कंट्रोवर्शियल हैं और एक्चुअली वो मुस्लिम इशूज़ पर ज़्यादा बोलते हैं और ट्रंप इनको कहते हैं कि ये सूडान की हैं शायद, तो इनको वापस चले जाना चाहिए। और एक उन्होंने जमाते इस्लामी के आदमी से मिलने का आरोप लगाया, लेकिन ये पूर्व की यात्राओं में जो आरोप है वो उन्होंने लगाया। मेरा सवाल एक्चुअली आज दूसरा है विजय सर, ये जॉर्ज सोरोस और जॉर्ज सोरोस से अगर कोई जुड़ता है या उसके लोगों से कोई मिलता है, ये कोई देश विरोधी गतिविधि है क्या? देश में ऐसी सोच है? मतलब इस आरोप का कोई असर है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस को तो देश में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, जो है डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं सरकारों को, ऐसा माना जाता है। ये क्लियर है? क्लियर है। लेकिन हिंदुस्तान में राहुल गांधी या कोई और लोग, खासतौर से राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश में कोई बहुत बड़ा असर इसका हो रहा हो। मैं उससे लेकिन असर से नहीं जाता, मैं चाहता हूं कि ये सरकार हमारी है और यदि राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है
तो उन पर तो सरकार एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। इसमें तो कोई एलओपी का भी वो बंदिश नहीं आती है कि वो करे। हर दिन एक फोटो लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर है कि सरकार को, गृह मंत्रालय को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए राहुल गांधी का, और अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या ऐसे लोगों से मिल भी रहे हैं तो उस पर जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाए। बट ये क्लियर है कि जॉर्ज सोरोस इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। नॉट फ्रेंड ऑफ इंडिया। ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। जॉर्ज सोरोस देश का दोस्त नहीं है, ये क्लियर है। अब ये साबित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। अब आप एनिमी ऑफ इंडिया, एनिमी ऑफ इंडिया है। यस, देखिए एनिमी ऑफ इंडिया और एनिमी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अंतर है। नहीं, सीधे सीधे म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का नाम लेकर, और कहा कि यहां ये डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इस डेमोक्रेसी को ठीक करेंगे। उसी वक्त उन्होंने वो प्लेज किया था $1 बिलियन का। इसके बाद से चर्चाएं हुई, और ये जो कॉर्नेलिया वोल हैं, इनकी ये जिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो एक स्कूल चलाती है, उसको फंडिंग ओपन गेट सोसाइटी करती है। इसके पहले भी अलग अलग समय पर जो राहुल गांधी की पीछे जाने की बात है, तो अभी विजय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, करनी तो चाहिए, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि हर बार वो जाके ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस पर देश नहीं रिएक्ट करेगा। इल्हान ओमर से जब वो मिले थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम चले गए, प्रतिनिधिमंडल आया, हम मिल लिए, इसमें कौन सी बात है। वो विदेशी धरती पर जाकर बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस कहेगा कि हम वहां लोकतंत्र मानते नहीं हैं, तो दोनों अलग अलग हो गया कि भाई ये तो निजी विचार हैं, किसी के मन में किसी समय आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। जॉर्ज सोरोस कहता है कि मैं पैसा लगाऊंगा, इस सरकार को तख्ता पलट कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब इतने के बाद आप कह रहे हैं कि कनेक्शन ऑब्वियस है भाई, इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना होता है। इतने कम चतुर लोग हैं क्या ये, इतने सामान्य लोग हैं। एक सोरोस के बेटे की किसी से मिलते तस्वीर आई थी, याद आ रही है, एलेक्स सोरोस। हालांकि मैं उसको क्रेडिबल नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तक वो जब तक प्रॉपर नहीं आया। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री में फर्क होता है ना। बट सर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में क्या है, कोई सोचता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी के सोचने पर। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस डिस्टेबलाइज करते हैं दुनिया भर में, इसमें कोई बात नहीं है, और राहुल गांधी उससे जुड़ते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मेरा बिल्कुल विजय से बहुत ससम्मान में बहुत असहमति व्यक्त करता हूं। एक चुनी हुई सरकार को और देश की संसद में एलओपी यदि बाहर जाकर के ऐसे तत्वों से मिलता है कि भारत के अंदर जो चुनी हुई सरकार हो उसको अपदस्थ कर दो, तो आप इसे कहेंगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इस पर कानूनी कार्रवाई करें ना सरकार। मैं कहता हूं कि आप जहां ही, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहुल गांधी के जितने भी विदेश यात्रा हैं उन पर एक बुकलेट लाना चाहिए या एक श्वेत पत्र जैसा लाना चाहिए। एक किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक जो फाउंडेशन है उसमें उसके जो को चेयर्स हैं सोनिया गांधी, इसकी फंडिंग कौन करता है? जॉर्ज सोरोस ही तो फंडिंग करता है। और आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस वो है, वो कहता है कि $1 बिलियन हमने रख रखा है मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए, वो डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, उसको आप कहेंगे कि वो, और ऐसे तत्वों से जो बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाता हो उसको आप कहेंगे कि देशद्रोही नहीं है। मोहम्मद यूनुस से मिला था सर। नहीं, मैं तो हैरान हूं इस प्रकार का तर्क से। प्रमाण बीजेपी रखे सामने और जनता, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर वो करे ना। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कायदे से रॉ को हमेशा लगाना चाहिए कि वो जहां जहां जा रहे हो। कही थी कि इससे कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल इससे कांग्रेस क्यों, मैं वो ये तो बात सही है। अब उनको ये खराब नहीं लगता कि अभी जैसा आपने बताया वो डेमोक्रेटिक एसोसिएशन वाला जिसमें सोनिया गांधी को चेयर हैं, उसमें कश्मीर पर एंटी इंडिया, अरे कश्मीर में लेख नहीं लिखे जाते हैं, वो सपोर्ट करता है कि कश्मीर का जो है वो सेपरेशन होना चाहिए। यस, राइट, सेपरेशन होना चाहिए। दूसरा, अभी जिनको गांधी पीस प्राइज दिया गया, सोनिया गांधी ने दिया था, बिल्कुल किसी देश की वो नेता थी, वो यूएन में भी रही हैं, उनके खुले कश्मीर पर भारत के स्टैंड के खिलाफ खुले विचार हैं। अब उसको आप गांधी पीस प्राइज दे रहे हो,
तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको ये लगता है कि हम बहुत, ये तो हमारी ओपननेस है, ये तो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। लेकिन अब देश सोचिए, अब ये बात सही है कि नहीं है। इसको एक लाइन जोड़ दूं, पॉलिटिकल सर्कल्स में ये आरोप इससे हमेशा चलते। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यदि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो वो हमेशा ही जो नॉन कांग्रेस लीडर्स थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सब पर सीआईए के साथ मिलकर सरकारों को गिराने की आरोप लगाते थे। चलिए सर, अब ये देखिए, अब ये तो विचार अब आगे बीजेपी इसको बढ़ाती है, कितना बढ़ाती है, प्रमाण देती है, इसकी बात सर चलाएंगे, बहुत समय नहीं हो गया, थोड़े अगली खबर पर चले जाते हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूं ये, क्योंकि यह आरोप राहुल गांधी पे था। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जो है हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट, आपको यह मालूम है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की थी और कहा था कि ये ईडी की जांच जो है उसमें त्रुटि ये है कि किसी एफआईआर के पर बेस्ड नहीं है, तो उनका संज्ञान नहीं लिया था। तो ईडी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है, हम उसके साथ अपनी चार्जशीट अलाइन करेंगे और हम इसको भी, कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे। तो वो हाई कोर्ट पहुंच गई। अब देखिए हाई कोर्ट ईडी के तरफ अपने देता है फैसला या सोनिया गांधी की तरफ, राहुल गांधी की तरफ देता है। एक बड़ा विवाद और हैरान करने वाला विवाद है। इतने सीनियर लोग इतनी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं और ऐसी बात, अंदाजा नहीं कि देश में क्या इसका रिएक्शन होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मैंने जब वो बयान सुना मैं हैरान था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि ऐसा, जो लोग कई बार मजाक में भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई सच्चा और घिसा हुआ, मतलब वो नेता है ना, खांटी नेता, तो वो संजय सिंह है। मैंने कहा संजय सिंह ऐसी बात कर सकते हैं? संजय सिंह ने इस बार जो बयान दिया वो मैं आपको बता दूं, भगवान राम को लेकर एक उन्होंने बहुत विवादित स्टेटमेंट दे दिया और इसके बाद वो सबके निशाने पर हैं, बीजेपी के, हिंदुत्ववादी और संगठन जो है उनके। राज्यसभा में जब जी राम जी बिल पर चर्चा हो रही थी तो संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना राम का नाम तो हराम में भी होता है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। सुना आपने? एक बार फिर सुन लीजिए। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। मतलब मैं निशब्द हूं इस पे। त्रिपाठी जी, देखिए, ये जो कुछ होता है तो कई बार हम लोग चर्चा करने लगते हैं कि अभी राहुल जी से अच्छा हुआ इस पे आ गए। राहुल जी देश विरोधी हरकत जैसी करते रहें, प्रमाण न मिले तो हम ये कहें कि अच्छा कार्रवाई करके दिखाओ, क्योंकि अदालतों में तो टिकता नहीं है ऐसा मामला, तो वो करते रहें ऐसी हरकतें। राम के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना अच्छा लगता है, शौचालय तक लोग बनवा रहे थे राम मंदिर में, यही वो जमात है। और आज वो लोकसभा में ये कह रहे हैं, राज्यसभा में ये कह रहे हैं, बाहर ये कह रहे हैं, चर्चा में ये कह रहे हैं, डिबेट में हम लोग को इस पर चर्चा करनी पड़ रही। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है सौरभ जी, कल पूरे दिन ये चलाया गया और उसको संजय सिंह ने भी कहा सबने कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चर्चा के दौरान रामविलास पासवान जी से ऐसे ही चुटकी में कहा था कि आपके नाम में भी तो है, हराम में भी होता है। अब उसका कल से मैंने फैक्ट चेक किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक पत्रकार ने उसको एक लाइन डाला है। उस पत्रकार से जब पूछा गया तो उसने कहा कि हमने एक अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी उस वक्त, उसमें ये था। ये ठीक वैसा है जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा तंत्र करता है कि एक आदमी एक चीज लिखता है, दूसरा उसी के रेफरेंस से बुक लिख देता है, जर्नल छाप क्या देता किया है। गया था अटल जी को? अटल जी को एट्रीब्यूट किया गया कि रामविलास पासवान जी के साथ एक बहस में उन्होंने ये ऐसा कह दिया था कि ऐसे तो आपके नाम में भी है, वो हराम में भी राम होता है, ऐसा कहा गया। अच्छा, इसके बचाव राम शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल किया, ऐसा उन्होंने दावा किया। वो कहा कि वो तो ह्यूमर में उन्होंने कहा था, लेकिन संजय सिंह ने जो कहा और जो अटल जी के ऊपर एट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको जानने की कोशिश करने पता चला कि एक की पुस्तक, और उस पुस्तक के भी लेखक ने कहा कि वो तो हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था। अब वो दोनों वेरीफाई होने की स्थिति में नहीं है और 2 दिन से डिबेट चल रही है। अगर कहा ही होता तो पहले तो संदर्भ सामने आ गया होता। और आप सोचिए,
इस हद तक जाकर अगर राम पर टिप्पणी कर सकते हैं, देश पर टिप्पणी कर सकते हैं, किसी भी चीज पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं सत्ता के लिए, ये सोचिए। अरे अगला सुनेंगे तो फिर तो मतलब क्या कहेंगे। मदन मित्रा टीएमसी के नेता हैं। मदन मित्रा तो ने तो कुछ कसर ही नहीं छोड़ी। मदन मित्रा तो जहां पहुंच गए, उन्होंने तो कहा कि राम तो हिंदू ही नहीं थे, मुसलमान थे। বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? और इनका बचाव क्या है, क्या लॉजिक दिया इन्होंने, भाई राम के आगे कोई सरनेम तो लिखा नहीं है। अब मुझे नहीं पता उनको मतलब सब मालूम है कि नहीं, कौन से वंश के थे, राजा दशरथ के थे और रामचंद्र जी नाम था पूरा। वो पूछ रहे हैं कि भाई सरनेम तो था ही, मुसलमान भी हो सकते हैं। अब क्या ऐसे मतिछिन्न आदमी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। और भारत में दोनों बातें जोड़ देना चाहता हूँ। संजय सिंह ऐसी कहने की क्षमता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में हिंदू समाज सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाता है, लगाना भी नहीं चाहिए। और एक कहा तुलसीदास जी ने वो एक कहा है रामायण में ही कि जब नाश होता है ना, तो प्रभु सबसे पहले उसका विवेक छीन लेते हैं। तो ये विवेक ही छीन लेने जैसा है। भारत का हिंदू समाज तो ये भी बर्दाश्त करता है कि गणेश छाप बीड़ी बिकता है यहाँ पर और कोई नहीं होता है, कोई उसका प्रतिकार नहीं करता है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से पंडितों का रेखांकन और पूजा पद्धति का ढोंग ढकोसला पूरा बॉलीवुड में चलता है, कि हम सब बर्दाश्त करते। कहाँ हम लोग कोई प्रतिक्रिया करते थे? नहीं प्रतिक्रिया करते थे, क्योंकि हमारा समाज ही इस प्रकार का है। जिस दिन ये समाज प्रतिक्रिया करना शुरू करेगा, जिस दिन हिंदू संगठन आएंगे, जिस दिन हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना शुरू करेगा, मैं संगठनों की बात नहीं करता हूं, ये न मदन मित्रा बोलेंगे न संजय सिंह बोलने की क्षमता सोचने वाली बात है कि ये ऐसा नेता लोग कह के किसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों को सीधा। उनको लगता है जितना इस देश में हिंदुओं को गाली देंगे उतना हमारा मुस्लिम वोट बैंक समय चला जा रहा है। एक अगली खबर भी आपको बता दूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी ने जो वो एक उनका वीडियो आया था ना, एक मुस्लिम महिला लड़की जो थी, नौकरी का उसको नियुक्ति पत्र देना था, वो ज्वाइन करने वाली था। इतना हंगामा हो गया, देश विदेश में नीतीश कुमार जी को की आलोचना हो रही है। अब इसमें एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हुई कि जिस महिला का हिजाब उन्होंने हटाने का प्रयास किया था उसने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, ये बताया गया तो कि वो बिहार नहीं आना चाहती। अब खबर ये आई है कि इनका नाम नुसरत है, ये बिहार में आज ही नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। जिस तिब्बी कॉलेज में नुसरत ने पढ़ाई की है, उनके प्रिंसिपल ने ये बताया है कि नौकरी ठुकरा रही हैं वो, ऐसी बात ही गलत है। और उनकी क्लासमेट ने भी इस बात को दोहराया कि नहीं, वो जो है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। चलिए, मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है। नुसरत को बुरा लगा हो सकता है ये जो कुछ हुआ था वो, लेकिन नौकरी उन्होंने ज्वाइन करना ठीक समझा है। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब इसमें किसी ने तो शायद ये भी कहा, शायद झारखंड में किसी ने कहा कि आ जाओ 3 लाख रुपए की नौकरी अभी ले लो। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि भाई अब नीतीश कुमार के बिहार में मुसलमानों की रहने की स्थिति नहीं, महिलाएं तो यहाँ वो आ जाए, हम उन्हें 3 लाख की नौकरी देंगे और जहां चाहेंगे वो उस शहर में उनको हम पोस्टिंग देंगे। तो अब इस तरीके से अगर व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार ने किया, उसको नीतीश कुमार को उसके लिए खेत प्रकट कर देना चाहिए। अब मामला खत्म हो गया है। वैसे ये बात सर, सॉरी रोक रहा हूँ, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि नीतीश जी को एक बार रिएक्ट तो करना चाहिए। सॉरी बोल रहे उनकी तरफ से कोई करता नहीं, उनकी तरफ से तो बहुत सारे लोगों ने किया है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बोला है, लेकिन नीतीश जी भी कह देते भाई, बोल सकते उनके तरफ से जो कहा था वो तो सपोर्ट में खड़े थे नीतीश जी के। ये भी क्लियर कीजिए ना। तो नीतीश जी क्या बोलेंगे? यदि नीतीश जी को भी बोलना होता तो उनके बड़े प्रवक्ता राजीव रंजन या जो भी लोग हैं, नीरज जी हैं, वो बोल देते कि भाई हम माफी मांगते हैं इस पर। हाँ। ऐसा तो नहीं किया गया। यही कह रहे थे नीतीश जी की मंशा थोड़ी गलत हो सकती है। ये गलत बच्चा, उन्होंने तो बच्ची समझ के तो वो ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंट्रोवर्सी अब ये यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेकिन अभी ये दोनों ही बयान जो है ना, नुसरत परवीन की तरफ से नहीं आया है। न पहले वाला आया था कि मैं नहीं करूंगी ज्वाइन, न ये आया है कि ज्वाइन कर रही। खबर आ गई है कि वो ज्वाइन। ये खबर पहले ये भी आई थी कि नहीं ज्वाइन कर रही। अब सर मेरे पास 2 बयान है, टाइम नहीं तो मैं सुना देता कि जो क्लेम किया जा रहा है कि फिर नहीं वो ज्वाइन कर रही है, खबर है। अब ये खबर बहुत अहम है और कल से मैं इस खबर को जितना फॉलो कर रहा हूँ, हर बार ये लग रहा है कि हमारे पड़ोस में हालात क्या बने हुए हैं। इधर पाकिस्तान, ऊपर नेपाल जल गया,
इधर बांग्लादेश पिछले साल खूब हंगामा हुआ, खून खराबा हुआ, लगा कि स्थिति संभल गई है, फिर वही हंगामा। बांग्लादेश तो ऐसा लग रहा है जैसे जिहादिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान की राह पे जा चुका है। बांग्लादेश में इस वक्त जिहादियों का सड़क पर बोलबाला ही नहीं, आतंक है, कब्जा है जिहादियों का सड़क पर। आज बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी का जनाजा निकल रहा है। कल उस्मान हादी का शव सिंगापुर से लाया गया था और इसके समर्थकों की भारी भीड़, लाखों की तादाद में लोग आज ढाका की सड़कों पर हैं। ढाका में ही इसको दफनाया जाएगा। उससे पहले उसकी नमाज अता की गई जो जनाजे से पहले होती है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस आदमी के बारे में, जो उस्मान हादी है। बेसिकली जो पिछले साल जमाते इस्लामी और उससे जुड़े लोगों ने जो तख्ता पलट किया, रेडिकल लोगों ने जो शेख हसीना को पदस्थ किया और उसके बाद ये मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पर बनी है, तो इन्हीं लोगों का एक नेता था उस्मान हादी। उस्मान हादी को ये रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहा था, कहते हैं नमाज पढ़ के निकला था और वो छोटी सी जैसे ई रिक्शा होती है उसमें बैठ के जा रहा था और पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आदमी आया और उसने इसको गोली मार दी। कई दिन तक इसका इलाज चला, फिर उसको सिंगापुर भेजा बांग्लादेश की सरकार ने, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। कल इसका शव वापस लाया गया। अब बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्योंकि उसका खंडन नहीं किया, इसीलिए वहां पर यह कहा जा रहा है कि इनके समर्थन से सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में ये भावना फैलाने के प्रयास किए गए कि इसके मर्डर में कुछ भारतीय एंगल है, कि जैसे भारत में ये सरकार ने या भारत में बैठे किसी व्यक्ति के समर्थन से ये काम हुआ है, यह आरोप लगाया गया। और सड़कों पर भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए भीड़ की भीड़ आ गई, भीड़ की भीड़, मतलब लाखों लोग, हजारों लोग। एक व्यक्ति बांग्लादेश में मरा, उसका जिसने मारा वो पकड़ा भी गया। ये सारी बातें रिपोर्ट हो गई कि उसने उस पर गोली चलाने से पहले अपनी बीवी से बात करते हुए ये भी कहा था एक रात पहले कि कल देखना बहुत बड़ा हंगामा होगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा। ये भी रिपोर्टेड है, बांग्लादेश की मीडिया में रिपोर्टेड है ये सब। लेकिन इल्जाम भारत पर धरने के लिए ये सारा प्रयास किया गया और ये सब इसके पीछे एक्चुअली जो है वो चुनाव है। क्योंकि अभी 2026 में ही मेरे ख्याल से जून में होना है चुनाव, जुलाई में, फरवरी में चुनाव, 2 महीने बाद फरवरी को। तो इसमें 2-3 एंगल चल रहे हैं कि एक तो ये कि पहले हंगामा जो है ये सूट करता है मोहम्मद यूनुस को कि उनको सत्ता का मुंह लग चुका है, तो वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। हंगामा रहेगा तो चुनाव टालने में आसानी रहेगी। इस एक एंगल ये कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये कट्टरवादी तत्वों को इतना मजबूत करो कि वहां शेख हसीना की पार्टी पहले से बैन है, अवामी लीग, और दूसरी बची बीएनपी, उनकी अध्यक्ष खालिदा जिया, वो खुद बड़ी बीमार हैं और लाइफ थ्रेटनिंग है मामला है, उनका भी क्रिटिकल है, वो अस्पताल में है। लेकिन उनकी पार्टी कोई रेडिकल पार्टी नहीं है और वो इस जमाते इस्लामी के साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार वो इनके साथ जाके सरकार बना चुकी है और उसके बाद से उनके ऊपर ये तहमत लगी थी कि इन्होंने कट्टरवादी जिहादियों के साथ हाथ मिला लिया, तो वो नहीं करना चाहती है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहना चाहती है। अभी वो बीमार थी तो यहां से मोदी जी ने संदेश भेजा कि आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम। उनकी पार्टी की तरफ से वहां से जवाब आया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो बीएनपी की सरकार अगर बनेगी तो वो भारत के साथ खराब रिश्ते नहीं चाहेगी, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहेगी, क्योंकि वो एक पुरानी पार्टी है, उसका एक इतिहास है और वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये जमात वाले और इनके साथ जुड़े आईएसआई वाले, ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, डेमोक्रेटिक विचार वाले लोग आए। इसीलिए ये जमाते इस्लामी और पिछले साल के तख्ता पलट से निकली एक छात्रों की पार्टी, वो भी कट्टरवादियों की पार्टी है, इनको प्रमोट करने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है, ऐसा जानकार लोग थ्योरी में बता रहे हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो हिंसा हुई थी, ये 18 तारीख से शुरू हुई, परसों से। हिंसा के बाद ऐसा लगा कि बांग्लादेश में शायद एक रात के बाद सब थम जाएगा, लेकिन कल 19 तारीख को भी बांग्लादेश जलता रहा। एक जगह उद्दीची शिल्पी गोष्ठी, इसका दफ्तर तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। यहां क्या था आपको मालूम है? किताबों से पता नहीं क्या बैर है, और सारे ऐसे तत्वों को किताबों से बड़ा बैर होता है। किताबें जलाओ, बिल्कुल वही बात है। वो किताबें थी वहां पर, ऐतिहासिक किताबें थी, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, लिटरेचर था, सब जला दिया। अपना ही इतिहास जला रहे हैं। जब से उस्मान हादी की मौत हुई है तब से बांग्लादेश में आग भड़की हुई है। 18 दिसंबर को अखबारों के दफ्तर जला दिए गए थे। एक हिंदू लड़का दीपू दास, उसको जला दिया गया। और कल मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसने क्या बोला था। इसमें आरोप ये लगाया कि इसने ईश निंदा की, ब्लास्फेमी की इसने, इसलिए इसको मार दिया और जला दिया, पेड़ से बांध के, और फिर उसकी लाश को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो दिखाया नहीं जा सकता, हालांकि हमने ब्लर करके एक तस्वीर देखी थी, अगर वो दिखा है आपके पास तो चला दीजिएगा। ये तो भीड़ आप दिखा रहे हैं जो वहाँ लगी हुई आज भी। तो
नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ, जो वो हिंदू लड़के को जो जलाया था, मैं उसकी तस्वीर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने क्या कहा था आपको मालूम है? उसने ये ऐसे जलाया उसको। ये एक फैक्ट्री में काम करता था, इसने क्या ब्लास्फेमी की, कौन सी इसने गुस्ताखी करी थी मालूम आपको? इसने अपने किसी साथी से ये कह दिया था, सारे धर्म एक जैसे हैं और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, ईश्वर एक ही है। ये बात कही थी। इस आदमी का कसूर यह था जो जल रहा है इसे, इस कसूर में इसको मौत की सजा दे दी गई भीड़ के द्वारा। फिर एक और हिंदू रिक्शा वाला था वहां पर कल, उसको पकड़ के पूरी तरह से मारने पीटने लग गए। वो तस्वीर भी उसको भी दिखा दीजिए। तो वहां इस वक्त माइनॉरिटी हिंदू वो बहुत खौफ में जी रहा है इस वक्त। अब मैं आपको सिर्फ चलेंगे मेहमानों के पास, मैं आपको बस कुछ नारे सुनाना चाहता हूं जो वहां लगे, भारत के खिलाफ जो नारे लगे ना। एक बार आप जरा वो देख लीजिए। ये वो रिक्शे वाला जिसको मारा पीटा, किसी तरह इसकी जान बच गई बस, नहीं तो इसको भी जान से मार देते। वो नारे सुना दीजिए एक बार जो लग रहे थे। আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল दिल्ली থেকে पिंडी থেকে दिल्ली या ढाका, दिल्ली या ढाका, दिल्ली से आज़ादी, आज़ादी कौन सा कब्जा किया हुआ है भाई भारत ने? कौन सी दिल्ली से आज़ादी चाहिए, ढाका या दिल्ली? तो ढाका, ढाका अब राजधानी है बांग्लादेश की, ढाका की अपनी बांग्लादेशी सरकार ढाका से चलती है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर अब जो तत्व है, सर बताएंगे आपको ज़्यादा, उनको ये नैरेटिव सूट करता है, इसलिए शेख हसीना को वो दोषी करार दिया गया है वहां पर कि ये भारत के कहने पे चलते हैं। अच्छा, भारत के कहने पे चल रहे थे ना अगर, तो पिछले 10 साल में जितनी तरक्की बांग्लादेश ने की है उसे आज़ादी के बाद के 20 साल में नहीं की थी, 30 साल में नहीं की थी। पिछले 10-20 सालों के अंदर जो ग्रोथ बांग्लादेश को मिली थी, पर कैपिटा इनकम में हमसे भी आगे थे, पाकिस्तान से तो हो ही गए थे जिससे आज़ाद हुए थे। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है। और वो शेख हसीना के दौरान बहुत प्रोग्रेस भी विजय की। जी बोले उससे पहले एक लाइन जरूर करना चाहता हूँ। आपने जो बांग्लादेश की तुलना जो नेपाल से की वो गलत था। ब्रेक से पहले हाँ, मैं केवल जलने की बात कर रहा था, नहीं, वैसे ही जल रहा है वहां जो कुछ हो रहा है अभी आप बोल दीजिएगा उस पर। हाँ। तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन मैं ये नारे लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इसी तरह से तो वो सारा जल रहा है वहाँ पर, और उनको ये नैरेटिव सूट करता है जो लोग बांग्लादेश में खिलाफ खड़े हुए हों। मैं बार बार हिंदुस्तान की चिंता कर रहा हूँ, जो हमने कल परसों भी कही कि भारत के लिए अब ये सही समय है कि उसको दखल देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो चिंगारी है, उसकी जो तपन है, वो हिंदुस्तान में महसूस होने लगेगी। अब बहुत दिनों तक इंतज़ार किया जाए या ये कहा जाए कि बांग्लादेश का ये अंदरूनी मामला नहीं है, समझे? इसको थोड़ा सा भारत सरकार, मुझे उम्मीद है कि भारत कुछ ना कुछ अंदर से सरकार की तरफ से कुछ हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा एक्टिव तरीके से या ज़्यादा गंभीर तरीके से इस पर काम करना चाहिए। और ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, और बांग्लादेश में जितने हिंदुओं का जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी भारत की सरकार को चिंता करनी चाहिए। केवल मथुरा वोट के लिए मंदिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा मामला हो गया है और बांग्लादेश को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता भारत के नज़रिए से। और ये जो नारे हैं वो भारत के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है ना लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये केवल नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो जाएगा। ये भीड़ नारे लगा रही है, भारत की दुश्मन बनी बैठी है। जो भी डिप्लोमेटिक तरीके से हो सकता है या और जो तरीके हो सकते हैं, मैं यहाँ पर उसकी चर्चा मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है करने की ज़रूरत, लेकिन भारत सरकार को इस पर ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश का मामला नहीं रह गया। भारत सरकार तो बाद में देखे, पहले मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है।
अगर वो इस समय नहीं चाहते तो चुनाव आ रहे हैं, उनको तय करना है कि उनकी सरकार क्या बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता की सरकार ममता बनर्जी फिर बने या उनको बचाने वाली केंद्र सरकार जो है उनकी सरकार वहां पर आए। सबसे पहला असर तो उनके ऊपर होने वाला है, उनसे नेबरिंग कंट्री है वो एकदम लगा हुआ जगह है। तो बांग्लादेश की जनता पहले जाग जाए कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता पहले जागे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर वो ये नहीं चाहते तो आने वाले समय में उनको भी उसमें जलना पड़ सकता है। मैं इस खबर पर आगे हम लोग करेंगे। इस वक्त एक खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान जो है वो T20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान जो है कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे। सूर्य कुमार यादव अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके भी कप्तान थे, जिसमें टीम जीती, तो उनकी कप्तानी में ही वर्ल्ड कप में टीम जाएगी। हमारे साथ समीप राजगुरु, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, वो जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि टीम में अब और क्या क्या परिवर्तन किए गए। जी समीप। जी, बड़ा मजेदार यहां पर टीम आया है सौरभ, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरीके के कुछ अनाउंसमेंट्स यहां पर हुए हैं। शुभमन गिल जो कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे, टो इंजरी की वजह से उनको टीम से रेस्ट दिया गया था, बताया गया था कि टो में इंजरी है, लेकिन उनको वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है यहां पर। और ईशान किशन, जिन्होंने अभी हाल में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी थी जो T20 फॉर्मेट में होती है, उसको झारखंड को पहली बार जीत दिलाई, 5 शतक उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में लगाए थे, उनको टीम में जगह दी है। मैं फटाफट टीम बता देता हूं क्या है यहां पर। और अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। तो यहां पर T20 की जो टीम आई है, हालांकि यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है, लेकिन ईशान किशन आ गए हैं, जितेश बाहर हो गए जिनको टीम में रखा गया था। और अगर टीम को देखें, सूर्य कुमार यादव कप्तान और अक्षर पटेल को सौरभ वाइस कैप्टन बनाया गया है। और टीम जो है यहां पर कुछ इस तरीके से: सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह। ये एक और बहुत जबरदस्त इंक्लूजन हुआ है, रिंकू सिंह को टीम में वापसी मिली, जगह मिली है यहां पर। और रिंकू सिंह का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो 2025 में रिंकू सिंह का मैंने खास यहां पर स्टैट जो निकाला था, 5 मैचेस खेले थे सिर्फ रिंकू सिंह ने 2025 में इस साल, और सिर्फ उन्होंने 43 रन बनाए थे 21.5 के औसत से। और 43 रन का मतलब यह है कि उनको, हालांकि अगर आप डीप डाइव करेंगे तो उनको बहुत कम गेंदें और बहुत कम ओवर्स खेलने को मिले थे, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को रखा गया है। बहुत अच्छी सोच यहां पर दिख रही है, क्योंकि रिंकू सिंह एक फिनिशर है और रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिली है। आगे बढ़ता हूं, अगर मैं देखता हूं यहां पर तो जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। यह है टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। बता दूं कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और अगर आप वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का इनका रिकॉर्ड भी देखेंगे तो बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा है इंडिया का। करीब 37 मैचेस हमने खेले हैं, कुल 37 मैचेस खेले हैं, करीब नहीं कुल, जिसमें से हमने 29 जीते हैं और सिर्फ 5 मैचेस हमने हारे हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियन है। और अब ये टीम देखकर सौरभ ऐसा लग रहा है कि ये टीम जो है चैंपियन बनने का मादा रखती है, क्योंकि अच्छे चेंजेस यहां पर हुए हैं। समीप, ये क्योंकि अभी लोगों को ताजा याद में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसे पाकिस्तान को 3 बार पीटा भी, हालांकि ट्रॉफी नहीं मिली भी आज तक। उस टीम की और तुलना अगर आप इस टीम से कर दें, कौन अंदर हुआ कौन बाहर हुआ? जी, पाकिस्तान और वो वाला जो, अगर हम बात करें पाकिस्तान वाले, उसमें अगर आप देखें तो शुभमन गिल उसके अहम हिस्सा थे उस टीम के। एशिया कप माफ कीजिएगा। जी हाँ, एशिया कप। शुभमन चैंपियंस ट्रॉफी तो वनडे फॉर्मेट में था और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी थे। तो एनीवेज, एशिया कप में जो हमारी टीम थी उसमें से सूर्य कुमार यादव रिटेन्ड एज कैप्टन और अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया जाना, यह सबसे बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। तो अक्षर पर बहुत बड़ा भरोसा दिखाया गया है, हिंदुस्तान में ही वर्ल्ड कप खेला जाना है। और उस टीम के मुकाबले जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, रिंकू सिंह टीम में जो है वो बने हुए हैं, लेकिन रिंकू सिंह को लग रहा है इस बार चांस मिल सकता है, क्योंकि टीम का जो मुझे इस समय कॉम्बिनेशन दिख रहा है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, हो सकता है रिंकू सिंह को जगह मिले। ईशान किशन की वापसी हुई है। साउथ अफ्रीका 2023 में वो टीम से बाहर हुए थे, उसके बाद से पीछे मुड़कर ईशान किशन की तरफ देखा नहीं गया था। और 5-5 विकेट कीपर्स ईशान किशन से आगे माने जा रहे थे, जिसमें से कि खुद टेस्ट के कप्तान है ऋषभ पंत की बात करें, आप संजू सैमसन की बात करें, जितेश शर्मा की बात करें, ध्रुव जुरैल की बात करें और खुद KL राहुल की बात करें, जो कि T20 का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो एशिया कप के मुकाबले जो बड़े बदलाव यहां पर हुए हैं, ईशान किशन यहां पर वापस आए हैं, शुभमन गिल बाहर हो गए हैं, रिंकू सिंह को बरकरार रखा गया है टीम में। और अगर आप देखें, अक्षर पटेल जो है वाइस कैप्टन। लेकिन अच्छी बात यहां पर, एक अच्छी बात या कहूं एक कंसिस्टेंसी यहां पर दिख रही है कि शिवम दुबे पर लगातार भरोसा दिखाया जा रहा है। शिवम दुबे टीम में बरकरार हैं। ओवरऑल गेंदबाजी में कोई खास बदलाव नहीं है सौरभ। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप, कुलदीप, वरुण, ये और वॉशिंगटन सुंदर जो कि ऑलराउंडर के तौर पर टीम में लिए गए हैं। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम यहां पर नजर आ रही है। अगर आप देखें तो बहुत हिम्मत यहां पर दिखाई है। यह बहुत बड़ा फैसला है BCCI का कि शुभमन गिल को आपने वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं दी है और 7 जनवरी तक इस टीम में आप बदलाव कर सकते हैं।
तो 7 जनवरी तक चाहे तो कुछ बदलाव कर सकते हैं, 1 महीने पहले तक। और आपको पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को मुकाबला खेलना है कोलंबो में, और 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में। अगर हिंदुस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान नहीं पहुंचती, पाकिस्तान पहुंचती है तो आप कोलंबो में खेलेंगे। तो ये है ओवरऑल, लेकिन वर्ल्ड कप टीम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प टीम है और मजबूत टीम लग रही है। इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला भारत में नहीं होगा इसमें जी, ये क्योंकि करार एक हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं हम लोग, और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो आपने पहले नाम लिया था 2025 में हम जीते थे, उससे पहले ये करार दोनों देशों के बीच में हुआ था कि दोनों एक दूसरे के देश में खेलने नहीं जाएंगे, और ये 2027 तक ये जो है करार आपस में ये जो है रहेगा कि दोनों हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। जब भी एक दूसरे के खिलाफ मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे। तो ये अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का फाइनल होता है तो फाइनल भी कोलंबो में खेला जाएगा, सौरभ मैं आपको बता दूं। और एक अगर बात करें सेमीफाइनल की, एक सेमीफाइनल कोलंबो में है, एक सेमीफाइनल बॉम्बे में है, तो भारत में खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो कोलंबो में ही अपने मैचेस खेलेगा, वो हिंदुस्तान ट्रैवल नहीं करने वाला है। ये बात है। समीप, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस टीम की सारी स्ट्रेंथ्स भी बता दी, क्या परिवर्तन हुए वो भी बता दिया। ये बताया डिफेंडिंग चैंपियन है, तो मज़ा तो आएगा अगर पाकिस्तान के साथ ही फाइनल खेले भारत और वही उसका नतीजा हो जो एशिया कप का हुआ था, लेकिन इस सब किस्मत की बात है, आगे देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया समीप आपका। बात हम बांग्लादेश की कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जो आग लग रही है और भारत विरोधी नारे, ढाका या दिल्ली, ढाका या दिल्ली, दिल्ली से क्या चाहिए, आज़ादी आज़ादी, ये नारे वहाँ पर लग रहे हैं भारत के खिलाफ। अब इस सब के पीछे कौन है ये आप पाकिस्तानियों को सुन लेंगे तो पता चल जाएगा, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपने टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, दुनिया में पाकिस्तान को विलेन के तौर पर देखा जाता है। और इतना ही नहीं, ये तो सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। और कौन हो सकता है हमारे सिवा? एज अ नेशन हमें क्या नुकसान होता है इस किस्म की हरकतों से? मतलब दुनिया में हम विलन के तौर पे जाने जाते हैं ना, मतलब हमारा मजाक ही बनता है। ये नुकसान ये है, देखिए वो, और फिर वो ये भी होता है कि है जी अच्छा मुसलमान है तो ये काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। वो सारे मुसलमान फिर उसमें आ जाते हैं कि ये सब बदमाश है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि इंडियंस ना तो बांग्लादेश को कोई फ्री लंच देंगे, कोई फ्रीडम देंगे, ना वो पुरानी चीजें होंगी जब तक बांग्लादेश उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह इंडिया चाहता है। अब इसमें आपने दोनों विचार सुन लिए। एक तरफ बात हो रही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है इससे हमें क्या नुकसान है, उन्होंने पूछा आरजू काजमी ने, एक पाकिस्तानी पत्रकार के नाते। उन्होंने कहा कि हम बदनामी होती है हमारी, कि हम आगजनी, दंगा हंगामा ये सब हम करते हैं, मुसलमान बदनाम होता है इससे। कमर चीमा वो बात कह रहे थे जो पाकिस्तान का सरकारी नैरेटिव होगा कि भाई दिल्ली चलाना चाहता है बांग्लादेश को, और अब दिल्ली की नहीं चलेगी जब तक, तो दिल्ली जो है दूर हो जाएगा, दिल्ली मदद नहीं करेगा, दिल्ली परेशान करेगा ढाका को। आरजू काजमी ने लेकिन पते की बात आगे जब उन्होंने अकेले एक नरेशन दिया अपनी उन्होंने एनालिसिस दी, तो उन्होंने बता दिया पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े लोगों की इतनी विजिट क्यों हो रही हैं। 17 साल के बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री पहली बार अभी कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश क्या करने के लिए गया था। इतना ही नहीं, ये हाफिज सईद और ये आतंकवादी, इनकी टोलियां वहां बांग्लादेश क्या करने के लिए जाती हैं, सुनिए। तो बांग्लादेश में जिस तरह से जो हमारी मिलिट्री के लोग जो है वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ किसी किस्म की डील की भी बात की जा रही है, साथ में मिलकर काम करने की बात की जा रही है, कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि एक डिफेंस डील हम सऊदीया के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल शमशाद, ये गए हैं वहाँ, तो वहाँ पे ये गए हैं तो डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई। अब डिफेंस कॉपरेशन बहुत से एरियाज में हो सकती है, तो वहाँ पे बांग्लादेश के ऑफिसर्स आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये सीधा सीधा आसिम मुनीर हैंड जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ये तस्वीर बिल्कुल लाइव तस्वीर है, ढाका की ताज़ा तस्वीर, जिसमें वो उस्मान हादी, उसका जनाजा जो है वो वहाँ पर हो रहा है। आप ज़रा भीड़ देख लीजिए। ये एक कट्टरपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति का
का आप जनाजा जो है वो देख रहे हैं। भीड़ देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त इस विचार कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कितना हावी हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर। भाई, इस व्यक्ति की मौत का ऐलान टीवी पे आके मोहम्मद यूनुस ने किया था। आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री जैसा ही है, हालांकि वो सलाहकार कहते हैं खुद को, बट ही इज डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट व्हाटएवर। उस आदमी ने टीवी पे आके ऐलान किया कि हम उसको बचा नहीं पाए, एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भिजवाया था। तो वो ये आदमी महत्वपूर्ण था जो था, इसका दोष भारत को मरने में पूरा पाकिस्तान और आईएसआई का हमला जो है वो लगा हुआ है। त्रिपाठी जी, देखिए, अब अगर जैसे हम लोग ये कहते हैं दुनिया में बहुत कुछ अमेरिका करता है, लेकिन कई बार वो कहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं चलता, लेकिन लोग कहते हैं कि अमेरिका ये करवाएगा। तो अच्छी बात है कि अगर आज जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस एशियाई महाद्वीप में भी, उसमें विशेष करके भारतीय महाद्वीप में जो कुछ होता है वो भारत की मर्जी से होता है, तो एक तो ये अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। अब चूंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो बदमाशी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो कनाडा में मर जाते हैं, काबुल में मर जाते हैं, लाहौर कराची में मर जाते हैं, कंधार में मर जाते हैं, लंदन में मर जाते हैं। तो अभी अननोन गनमैन जैसे ही आता है तुरंत तो भारत की तरफ लोग देखने लगते हैं कि हादी को भी मरवा दिया। लेकिन हादी को मरवाया है मोहम्मद यूनुस ने। जो चर्चा वहाँ चल रही है वो कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव सर पर आ गया, तैयारी कोई है नहीं, यूनुस को सत्ता छोड़नी नहीं, क्योंकि जिनके जरिए वो आए हैं, जो भी डीप स्टेट है या कौन सा स्टेट है, कैसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम अभी अगर चुनाव कराओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस शामिल हुआ है जनाजे में? हाँ, वो शामिल होगा ना। बताइए। वो इसीलिए शामिल हुआ है क्योंकि उसको तो ये दिखाना है कि हम इनके साथ हैं, और फिर वो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है चुनाव नहीं, इन्हीं को हम बना देते हैं, यही बने रहेंगे। तो दरअसल ये आदमी ये छोड़ने को तैयार नहीं। और एक चीज और जरा समझिए, ये लाइन बहुत जरूरी है, नोबेल पीस प्राइज इसको मिला। नोबेल, आप याद है ना नोबेल के लिए वो भाई साहब, वो वहाँ वाले वाशिंगटन डीसी वाले बहुत परेशान थे। जिस आदमी के समय में लगातार हत्या, हिंसा, दुष्कर्म, दुनिया के नीच कर्म हो रहे हैं, वहां पर ये कह रहे हैं कि नोबेल हमें चाहिए। लेकिन ये दूसरी जगह तो सब कुछ करते रहते हैं, बांग्लादेश इनको नहीं दिख रहा है। ये अमेरिका के लिए और दूसरे जो देश हैं उनके लिए शर्म वाली। आप कह रहे हैं हादी की मौत के पीछे खुद मोहम्मद यूनुस का हाथ हो? नहीं, ऐसा लगता है। और कौन हो सकता है? हाँ, और कोई क्यों होगा? और हमें कोई ब्लेम, इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए। और पाकिस्तान की क्या दिलचस्पी हो सकती है सारे विवाद में? देखिए, पाकिस्तान की दिलचस्पी ये हो सकती है, और इसमें चीन भी शामिल होगा मेरे समझ से, कि वो जो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि वो भारत को घेरने की साजिश, तो क्या हो सकता है इसके पीछे? कहा एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि आईएसआई जो है ऐसे तत्वों को वहाँ पर उकसा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल लोग हैं उनके पीछे जो काम कर रहा है वो, उसमें वहाँ के मौलाना वगैरह तो है ही, जमीयत तो है ही, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का आईएसआई भी उसमें बहुत शामिल है, ताकि यदि कोई इस प्रकार का वहाँ प्रशासन व्यवस्था में लोग आ जाएं जो एंटी बीजेपी हो, एंटी इंडियन हो, और साथ ही साथ इस्लामिक कट्टरता जिनमें उतनी ही हो जितना पाकिस्तान के अंदर हो, तो भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा, भारत को घेरने में उनको मदद मिलेगी। और जो बात आरजू कह रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि विदेश मंत्रालय का वहाँ पर डेलीगेशन गया, बाद में रक्षा मंत्रालय का डेलीगेशन गया, तो दोनों के बीच में चल तो रहा है आज तक कभी विदेश बिल्कुल आपस में। अगली खबर पर बढ़ते समीर जी। भी है ना बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन ये तो बांग्लादेश को सोचना है ना, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, जिससे पीछा छुड़ाया। हाँ, अभी कितने 50 साल तो हुए, 50 साल हुए, और उसके आप फिर उसके साथ दोस्ताना व्यवहार, और जिसने आजादी में आपकी मदद की उसके साथ क्या? हाँ, मतलब अजीब बात है। खैर, पाकिस्तान में तो खैर अब इस वक्त पूरी तरीके से गृह युद्ध के हालात जो है वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जहां एक तरफ ये संदेश भिजवा चुके हैं अपने लोगों को कि अब अगर इस्लामाबाद कूच करना पड़े तो करना, मेरे इशारे का इंतजार करना, और वहां रोजाना प्रदर्शन होते हैं क्योंकि उनसे मिलने नहीं दिया जाता। अब सरकार उनके ऊपर जो है नकेल कसने में और तेजी दिखा रही है। आज एक कोर्ट ने तोशा खाना करप्शन केस 2 में इनको सजा दे दी है। तोशा खाना क्या है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जो भी इनको गिफ्ट्स मिला करते थे, और विदेश यात्राओं पे जाते हैं या जो विदेशी मेहमान आते हैं वो जो तोहफे लाते हैं वो एक तोशा खाना में जमा हो जाते हैं। लेकिन जो नेता होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर थे ये उसकी कीमत चुका के उस चीज़ को अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसे बहुत सारे कीमती सामान, जैसे कोई बहुत कीमती घड़ी थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, देखिए ऐसे सोने की AK-47 भी दे गया था इन्हें कोई, ऐसी चीज़ें इन्होंने बाजार दाम से बहुत कम रुपया चुका करके वो चीज़ अपने हथिया ली,
ये करप्शन का केस है इनके खिलाफ। इसमें इमरान खान और इनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा हुई है, 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा है। इमरान खान और बुशरा बीबी को सेक्शन 409 के तहत 10 साल की सजा दी गई है और पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 7 साल की सजा का अलग से ऐलान किया गया है। अब जोड़ते अगर इनकी सारी सजाएं जोड़ लेंगे तो ये तो 60-70 साल की सजाएं तो इमरान खान को ऑलरेडी हो चुकी हैं, बीवी समेत। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का समर्थन बढ़ रहा था, उनकी बहनें जिस तरीके से अड़ियाल जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, उनके बेटे बोल रहे थे कि हम जनवरी में नए साल में अपने पिता से मिलने जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम बस वहाँ पे इसको नेतृत्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आसिम मुंदे ने तय किया था कि इमरान खान पर शिकंजा कसो, क्योंकि इमरान खान उनके साथ किसी भी तरीके से समझौते में आ नहीं रहा था कि भाई आपको जेल से हम छोड़ देंगे, आप देश छोड़कर चले जाओ। इमरान खान उसके लिए तैयार नहीं थे और मुझे लग रहा है कि अब आखिरी में मुझे लगता है आसिम मुंदे ने तय किया, उनको जो उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 17 साल की सजा दे दी है कि वो बुल्गारी घड़ी जो मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ थी, उसे 5 लाख बता के उन्होंने खरीद लिया था। तो वो आरोप सिद्ध हो गया, 17 साल की सजा दे दी गई है। अब 2 करोड़ की घड़ी 5 लाख में आरोप है। हाँ, इन्होंने खरीद ली थी वहां पर बुल्गारी घड़ी को, तो ये आरोप था, उस पर उनको दोषी पाया गया। अब पाकिस्तान की आवाम और जो इमरान खान की पार्टी है वह कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या इमरान खान के बेटे अब तुरंत आते हैं, बहनें और आंदोलन को तेज करती है, कार्यकर्ता जमीन पर उतरते हैं? अब ये देखने वाली बात होगी कि सजा को वो मान लेते हैं या इसके खिलाफ जमीन पर आवाम सड़क पर उतरती है। इस पे आपको जो अभी वहां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की उनके जो एडवाइजर है ना, उनकी बात सुनाता हूँ। त्रिपाठी, 2 करोड़ के फ्लैट ही नहीं होते, घड़ी भी आती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ दूं कि तोशा खाना को लेकर, एक मिनट सर रुक जाइए सर, हर चीज में बीच में आप बोल देते हैं सर। सर वो मुझे देख के क्यों आप ये बात कह रहे हैं? मतलब ये थोड़ा सीरियस नोट पे है। ऐसे कैसे आप मुझे देख के कह रहे हैं 2 करोड़ घड़ी भी होती? सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ही के पास आप ही के पास हो सकती है ना ये। नहीं, तो मैं 2 करोड़ की घड़ी सुन के मैं थोड़ा सा सीरियस नोट पे ये है कि एक पाकिस्तान है जिसके तोशे खाने का हाल ये है, एक भारत है वही मैं जिसके प्रधानमंत्री सब कुछ अपना जो उनको मिलता है वो ऑक्शन में लग जाता है। आप ज्यादा कीमत लेकर उसको अपने लिए घर पर सजा सकते हैं, यानी जो पीएम को मिलता है वो आप अपने घर पर सजा सकते हैं और वो कहां जाएगा? वो सबका सब सरकारी खजाने में जाता है। सर लेकिन पीएम मोदी से पहले क्या होता था? पाटिल तो लेके गई थी ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन मैं अभी जिक्र यही कर रहा था कि मोदी इस सरकार में रहते हुए भारत में ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो गिफ्ट मिलते हैं उनको ऑक्शन किया जाता है और उसमें उसकी कीमत से ज्यादा ऑक्शन करके उसको सरकार देश के काम में आता है। ये अलग इमरान वाला सर नहीं बता रहे कि पहले नहीं, वो जिक्र किया ना पूर्व राष्ट्रपति का कि वो राष्ट्रपति थी। हाँ, तो वो जो गिफ्ट मिली थी जब राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो अपने ट्रक में भर के वो गिफ्ट ले गई थी अमरावती घर में। सीरियसली? बिल्कुल। सरकार ने कहा 2014 में आगे सरकार ने ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद पूरा वसूल किया, वापस देना पड़ा, दिया सरकार ने, लिया उनसे पूरा वापस। खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप साहब वाली खबर बता दें, आपको मालूम है सीरिया के अंदर अभी कुछ रोज पहले ही अमेरिका के कुछ अफसरों के ऊपर, सैन्य अफसरों के ऊपर हमला हुआ था और उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। तो वैसे तो शांति दूत बने हुए हैं वो हर जगह, लेकिन जंग रोकने की राह ढूंढते हैं। अब आजकल जो है उन्होंने एक ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया और इसके तहत अमेरिकी सेना आईसिस पर मौत बनकर टूट पड़ी है। ट्रंप ने आईसिस पर बड़ा अटैक करने का आदेश दिया था, यह हमला हो गया है और यह हॉक आई ऑपरेशन शुरू कर दिया उनकी सेना ने। सीरिया में आईसिस के कई ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स ने टारगेटेड अटैक किया है। आपको ट्रंप की बात सुनाते हैं। We hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week, and it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength all over the world. कर दिया इन्होंने हमला। अमेरिका भी छोड़ता नहीं, अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, इजराइल भी नहीं छोड़ता है। लेकिन इसमें जो दोहरापन है वो ये है, अभी इसी सीरिया के अंदर नेतन्याहू ने अटैक कर दिया था तो ये बड़े नाराज हो गए थे और इनके लोग मरे तो इन्होंने एयरफोर्स से बम्बिंग करा दी। तब नहीं है कोई मतलब, मेरे देश का आदमी मर रहा है तो फिर भाड़ में जाए, सारी दुनिया की दुनियादारी और सारे नियम, कुछ नहीं है। कोई नियम नहीं होते। हाँ, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व महारंगस्थल है, चल रही परंपरा यहाँ हमेशा, ठहरा जिसमें जितना बल है। ठहरा जिसमें जितना बल किसी है, कविता ने लिखा है, तो जिसमें जितना बल है कर लो। तो कोई नियम नहीं होते। आगे देखिए, अभी 4 साल से ये जो जंग रूस और यूक्रेन की चल रही है,
इसमें कौन से नियम माने जा रहे हैं? यहाँ कोई नियम नहीं बढ़ रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं इसमें ट्रंप के साथ पूरी तरह से हूं। जैसे भी हो, उस व्यक्ति पे आरोप लगता है कि वो पुतिन की शर्तों पर ये पीस कराना चाहते हैं, पुतिन की मांगे मान रहे हैं, जेलेंस्की के ऊपर हमला हुआ था, मतलब यूक्रेन पे विक्टिम है ना, यूक्रेन पे तो हमला हुआ तो वो विक्टिम है, तो उसको दबाया जा रहा है, उसी से कहा जा रहा है तुम समझौता कर लो, जो भी कर लो, लेकिन वो आदमी जंग रुकवाने के प्रयास कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पुतिन साहब ने पहली बार यूक्रेन के हवाले से एक पॉजिटिव कॉमेंट किया है, वो सुनना चाहिए। इन्होंने इंटरव्यूज भी देते हैं आजकल, और इन्होंने कल एक 4 घंटे का एक वो किया ना, जिसमें सब सवाल पूछे गए इनसे। ये एनुअल होता है जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वहां एक चीज इन्होंने बड़ी मजेदार कह दी। इन्होंने कहा जंग रुक जाएगी, हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो। रशिया कह रहा है हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो, मतलब कि यूक्रेन हम पे हमला नहीं करेगा, हम जंग रोक देते हैं, हम अगला फायर नहीं करेंगे, और कह रहे हैं आप शर्तें मान लीजिए, तुरंत जंग रुक जाएगी। По сути дела, отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне. ये कह रहे हैं कि वैसे तो कीव जो है वो कोई शांतिपूर्ण तरीके से समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन अब हमें ऐसे संकेत मिलने लगे कीव से, यूक्रेन की राजधानी कीव से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वो टॉक्स में, संवाद में हिस्सेदार बनना चाहता है। बह रही है उल्टी गंगा वैसे ही है, वो तो बेचारा वो तो दुनिया में जा जाके टॉक्स कर रहा है, दुनिया में कोई कोना नहीं बचा जहां वो नहीं गया बात करने के लिए जेलेंस्की। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मुझे अब लग रहा है कि वो मेज पर आकर बात करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कम से कम एक पॉजिटिव संकेत तो है। लेकिन अब दूसरा जेलेंस्की का देख लीजिए। जेलेंस्की को मालूम है कि सारा दबाव मेरे ऊपर है, जमीन मुझे छोड़नी है, देश मेरा तबाह हो गया, मेरे देश में मेरा क्या हाल होगा मुझे मालूम नहीं है अगर मैं समझौता करूंगा तो। वो दुनिया भर में ये कह रहे हैं कि पहले तुम मुझे मेरी सुरक्षा की गारंटी दिला दो, मेरे देश दोबारा से खड़ा करने के लिए मुझे पैसा दे दो, और ये किसी तरह मुझे आश्वासन दो मेरे देश पे ये दोबारा हमला पुतिन नहीं करेंगे। ये उनकी मांगे हैं जिसमें वो अड़े हुए हैं। दूसरा, वो खतरा दिखा रहे हैं यूरोप को, ये मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। पुतिन आज मेरे देश पर चढ़ाई की है, कल पुतिन की सेना तुम्हारे देश में आएगी। Орешника. Завершується переміщення Орешника на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати. На мій погляд. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати Орешник на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти Орешник. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Ми їм це показували. Орешник क्या कह रहे थे ये कि ये रूस ने अभी एक नई मिसाइल डिप्लॉय की है, ऑर्शेनिक। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मीडियम रेंज की मिसाइल है, लेकिन बहुत तेज मिसाइल है। और ये इन्होंने ये तो उसकी तस्वीरें आ गई हैं। पुतिन ने ये कहा था कि ये हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इसको, और इसने इसको यूज भी किया है, और अब हमने ये डिप्लॉय कर दी, और इसकी भी काट नहीं है किसी देश के पास। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमने इतनी मिसाइलें खाई हैं इनकी कि अब हम रोक सकते हैं, लेकिन यूरोप नहीं रोक पाएगा। और इसकी तैनाती, अब जर्मनी का नाम लिया उन्होंने, पोलैंड का नाम लिया, कह रहे हैं इस मिसाइल की तैनाती अब तुम्हारे लिए होगी, रूस अब ये तुम्हारी तरफ मुंह करके रखेगा इन मिसाइलों को। सर, ये मुझे स्ट्रैटेजी का पार्ट लग रहा है जो जेलेंस्की अब यूरोप को बताने लगे हैं कि तुम अगला टारगेट हो। जेलेंस्की बता रहे हैं, लेकिन यूरोप खुद भी समझता है। यूरोप भी जेलेंस्की के साथ इसीलिए खड़े, क्योंकि उनको पता कि ये यहाँ पर मार खा गए तो फिर उनका नंबर आने वाला ही है। इसलिए आपने वो देखा होगा अभी पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी तीनों की, जर्मनी, ब्रिटेन को और वो सारे लोगों को, तो यूरोप को और नाटो जो पूरा है उसको पता है कि, और हम लोग तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि पुतिन की लड़ाई जेलेंस्की से नहीं है, पुतिन की लड़ाई यूरोप से ही है। लेकिन अभी ये सवाल बार बार पुतिन से कल भी हुआ कि नेटो चीफ ने कहा था कि ऐसी जंग की तैयारी करनी पड़ेगी यूरोप को जैसे हमारे दादा दादी ने की थी वर्ल्ड वॉर। तो ये पुतिन से सवाल हुआ, उन्होंने कहा नॉनसेंस, बकवास है, मैं क्यों हमला करूंगा किस पे, वो मेरे से बड़ा अलायंस है, नेटो मुझसे बहुत बड़ा अलायंस है, ये तो वो खुद कह रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं ये सारा बकवास है कि मैं यूरोप पे चढ़ाई करूंगा। देखिए, इस पे मैं सहमत नहीं होता हूं कि वो कोई यूरोप पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे वो लड़ ही लेंगे, क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो पुतिन के लिए भी मुश्किल होगी। पुतिन क्या करना चाह रहे हैं? पुतिन ये चाहते हैं कि यूएसएसआर जैसी ताकत उनको मिल जाए, जितनी जमीन वो हासिल कर सकते हैं, जो टूटे हैं वो उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन के देशों पर हमला करने जा रहे हैं और सीधे सीधे नाटो से लड़ाई लेना चाह रहे हैं, ऐसा वो कतई नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो शायद अगर वो चाहते तो फिर इस टेबल पर वो अलास्का में उस वक्त नहीं जा रहे। आप बोलिए। बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, लाताविया, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो इलाके हैं जो सोवियत यूनियन के समय बिखर गए हैं, वो निश्चित तौर पर पुतिन के टारगेट में हैं और पुतिन उनको किसी भी तरीके से, वो अलग है सर, वो तो यूक्रेन भी था वैसे, ये तो प्योर यूरोप की बात हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जो कह रहे हैं ना कि एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं एक्सपेंशन। आखिर में समीर जी, क्योंकि सबसे चुटीली बातें और अंदर की खबरें समीर जी के पास होती हैं, आपको पता था पुतिन की लव स्टोरी है? पुतिन की एक लव स्टोरी भी है, हंसते हुए आपने शायद बहुत कम देखा होगा। इसी ने पूछ लिया उनसे, कल ही पूछ लिया कि डू यू लव समवन? जवाब सुनिए। Mr. President, are you in love? Yes, I am. And what about love at first sight? Does such a thing exist? I think it does. Mr. President, are you in love? Yes, I am. And what about love at first sight? Does such a thing exist? I think it does. ये हमारे यहाँ अनइमेजिबल है चीज़ें, पुतिन के लिए भी हम उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आर यू इन लव? यस आई एम। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? आई थिंक इट डज, आई थिंक इट एग्जिस्ट। ये ट्रम्प से पूछा जाता था, ईमानदारी से ट्रम्प कहता मेनी टाइम्स ऑलवेज बहुत ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया। और मजेदार बात है कि उनके सामने एक महिला पत्रकार को उनके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया। अच्छा, तो इनके सामने? हाँ, इनके सामने। तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी का खर्चा मैं चंदा इकट्ठा करके तुमको दूंगा पैसा शादी करने के लिए, ये भी उन्होंने कहा। चंदा इकट्ठा करके बात याद आ गई। सर समय चला गया, एक बात बता दूं वैसे आपको, मतलब ऐसा कहा जाता है, इनके विरोधी कहते हैं पुतिन के, कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क नहीं है, पुतिन है, ऐसा कहा जाता है। अभी कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रोफेसर साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे कहानी खुर्सी की में।